वो बोलने और समझने वाली एक वृद्ध महिला बची थी, उनका नाम अंग्रेजी में उनको बो सीनियर कहा गया। उन पर काफी शोध हुआ है, और वो जब नहीं रही तो उसके बाद वो भाषा मिट गई, और विद्वानों का कहना है कि वो लगभग 69 साल पुरानी भाषिक विरासत और एक सभ्यता की विरासत उस एक व्यक्ति के साथ चली गई। ये भी भविष्यवाणियां हैं, और ये सब बहुत सहज जानकारी उपलब्ध है। ये भी भविष्यवाणियां हैं कि इस सदी के अंत तक दुनिया की 6 से 7 हजार की जो भाषाएं आज हैं, उनमें से सिर्फ 200 बचेंगी। एक दूसरी जानकारी के रूप में आपके सामने आजकल मैं रख रहा हूं सबको। एक इसको भी आप लोग कृपया गूगल पे इसको सर्च करिएगा, ढूंढिएगा। एक संस्था है, एक नेटवर्क है जिसका नाम है मेटा नेट, META नेट। META का मतलब, मेटा नेट का मतलब है मल्टीलिंगुअल यूरोपियन टेक्नोलॉजी अलायंस। तो यूरोप की जो करीब 35-36 जो भाषाएं हैं, उनके कुछ प्रमुख लोगों ने मिलके 600 विद्वानों ने मिलकर, अलग अलग क्षेत्रों में काम करने वाले 60 संस्थाओं जिनमें सरकारें भी शामिल हैं, उन्होंने मिलकर एक ये नेटवर्क बनाया जो यूरोप की भाषा, यूरोपीय भाषाओं पर शोध करता है, उनकी चिंता करता है, उनका अध्ययन करता है। और इसने 3-4 साल पहले एक अध्ययन करके जो निष्कर्ष निकाला, उसका शीर्षक था, मैं केवल शीर्षक बता रहा हूं आपको, 21 यूरोपियन लैंग्वेजेस आर heading towards digital extinction। यानी यूरोप की 21 भाषाएं डिजिटल विनाश की ओर बढ़ रही हैं, डिजिटल विलोप की ओर बढ़ रही हैं। उनका कहना यह था, और उनके अध्ययन का आधार यह था, यह प्रश्न था कि आज जब सारा संसार डिजिटल युग में आ चुका है, संसार को चलाने वाली अधिकांश शक्तियां, सारी प्रक्रियाएं और प्रवृत्तियां अब डिजिटल हो चुकी हैं और हो रही हैं लगातार। जीवन के हर क्षेत्र में इसका, हर क्षेत्र का डिजिटलीकरण हो रहा है, जिसके आप और हम, जिसमें ये वेब गोष्ठी भी उसका एक प्रमाण है। ये एक डिजिटल गोष्ठी है, ये एक डिजिटल विमर्श है। तो इस डिजिटल युग में जो लगातार बढ़ने वाला है, हमारी यूरोप की भाषाएं इस डिजिटल युग के लिए कितनी तैयार हैं, उनमें बचने, बने रहने और जीवंत बने रहने के लिए, ये उनका विषय था। और उसका निष्कर्ष उन्होंने जो निकाला वो मैंने आपके सामने रखा कि 34-35 भाषाओं में से 21 यूरोपीय भाषाएं उन्होंने पाया कि वो डिजिटल विलोप की ओर बढ़ रही है। ऐसा कोई अध्ययन अभी तक भारतीय भाषाओं के संबंध में किसी ने नहीं किया है, और यह करने की जरूरत है। और आप थोड़ा सा अंदाज लगा सकते हैं कि ये होगा तो क्या नतीजे निकलेंगे। कौन सी भाषा इस नए भविष्य के डिजिटल युग के लिए तैयार मिलेगी? क्या हिंदी मिलेगी? एक और महत्वपूर्ण बात है कि किसी भी भाषा की जीवंतता और उसकी मजबूती का सीधा संबंध उस भाषा के बोलने वाले समाज के अपने आर्थिक जीवंतता और उसके आर्थिक समृद्धि और मजबूती से बहुत सीधा संबंध होता है। यह बात भी दरअसल उन 9 कसौटियों में जोड़ी जानी चाहिए थी। यह 10वीं कसौटी है जो मैं प्रस्तावित करना चाहता हूं। और किसी भाषा को बोलने बरतने वालों का समाज जितना सशक्त, जितना समृद्ध और विकसित होता है, उतनी ज्यादा वो भाषा जीवंतता होती है और उसकी जीवंतता सुरक्षित होती है। अब दूसरे भाषाई समाजों की तुलना में हिंदी का जो समाज है, हिंदी भारत है
यानी उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़, झारखंड, हरियाणा, दिल्ली, इनको अगर हम देखें और इनकी तुलना हम महाराष्ट्र से करें, गुजरात से करें, पंजाब से करें, केरल से करें, तमिलनाडु से करें, आंध्र प्रदेश से करें, तो आर्थिक और भौतिक प्रगति के जो भी पैमाने हैं, कसौटियां हैं, उन पर हमारा हिंदी समाज तुलनात्मक रूप से मजबूत दिखता है या इनकी तुलना में कमजोर दिखता है। क्या कारण है कि सबसे बड़ी संख्या में हिंदी क्षेत्र से हमारी प्रतिभाएं, हमारी जो युवा शक्ति है, वो प्रवासी मजदूर बनकर देश के सारे हिस्सों में जा रही है और फिर उसके साथ जो दुर्दशा होती है हम सबने देखी है इस वक्त। महाराष्ट्र से ऐसी भीड़ क्यों नहीं दिखती? कर्नाटक से ऐसी भीड़ क्यों नहीं दिखती? केरल वाले भी प्रवासी बहुत करते हैं, लेकिन केरल के प्रवासी मजदूर उत्तर प्रदेश में और बिहार में नहीं आते। वो आप जानते हैं कहाँ जाते हैं? वो गल्फ देशों में जाते हैं। और हमारे प्रवासी मजदूरों से केरल के प्रवासी मजदूरों की अगर तुलना की जाएगी तो जमीन आसमान का अंतर है। तो एक समाज की औसत आर्थिक स्थिति और औसत शक्ति से, आर्थिक स्थिति से, भौतिक शक्ति से का प्रभाव पड़ता है उस समाज की मनोदशा पर, उसके मनोविज्ञान पर और उसके भाषा बोध पर। इसलिए मैं पाता हूं कम से कम कि आज एक आम हिंदी वाला जब एक अहिंदी भाषी माहौल में जाता है, दिल्ली हो, कोई बंबई जैसा महानगर हो, तो वहां पर वो अपने को और अपनी हिंदी को एक अपेक्षाकृत तुलनात्मक रूप से गौण और निचली स्थिति में पाता है। जो याचक बन के जा रहा है वो बहुत आत्मविश्वास से भरा नहीं हो सकता। और एक आम जब हिंदी माहौल का बच्चा जब एक अंग्रेजी माहौल वाले विद्यालय में पहुंचता है पढ़ने के लिए, तो आप जानते हैं कि उसके मन पर क्या होता है। उसको तुरंत समझ में आता है कि मेरी मातृभाषा वो भोजपुरी हो या वो अंगिका हो या वो अवधी हो, और उसके साथ फिर उसकी जो हिंदी भी वो जानता है, वो उसको तुरंत समझ में आ जाता है बिना किसी के कहे कि ये हिंदी का होना या भोजपुरी और अवधी और ब्रज भाषा का होना अंग्रेजी वाले होने की तुलना में कमतर है। तो दो दृष्टियां और हैं भाषा को देखने की। न केवल अपनी भाषा से हमारा जुड़ाव, हमारा लगाव और उसका प्रयोग अपने जीवन में वो महत्वपूर्ण है प्रथम भाषा के रूप में। हम बहुभाषी हो सकते हैं, लेकिन ज्यादा महत्वपूर्ण है कि हमारी प्रथम भाषा क्या है। जैसे आप सबकी भी प्रथम भाषा अब हिंदी और अंग्रेजी दोनों हो गई है, क्योंकि आप राजभाषा से जुड़े हैं, लेकिन आपके बच्चों की और आपके दूसरे जो मित्र दूसरे विभागों में काम करते होंगे, शायद उनकी प्रथम भाषा अब अंग्रेजी हो गई होगी, कम से कम काम में। तो जो दो दृष्टियों की मैंने बात कही, उस पर भी विचार करने की जरूरत है। उसको भी हम इन कसौटियों में जोड़ सकते हैं। एक प्रभाव क्रम होता है, यानी हम पर बहुत चीजों का प्रभाव होता है, लेकिन वो प्रभाव कम या ज्यादा इसके हिसाब से उनका एक पूरा क्रम तय होता है। हम ज्यादातर लोग जो बड़े लोग करते हैं हम उससे प्रभावित होते हैं। जो हमसे उम्र में बड़े होते हैं हम उनसे प्रभावित होते हैं। बचपन में हम माता पिता से, अपने बड़ों से, अपने शिक्षकों से प्रभावित होते हैं। हम जब बाहर जाते हैं तो हम अपने वरिष्ठों से, अपने बॉस से प्रभावित होते हैं। ऐसे ही जो समाज के जो तथाकथित बड़े लोग हैं, जिन्हें हम पद प्रतिष्ठा और धन, इनमें जो बड़े लोग हैं, उनका व्यवहार बाकी लोगों को प्रभावित करता है। तो ये जो प्रभाव क्रम है, ये जीवन के हर क्षेत्र में हम पाते हैं। तो भाषा के प्रयोग की, भाषा की जो अलग अलग क्षेत्र हैं, उनकी दृष्टि से आप देखेंगे कि एक भाषा कहाँ दिखती, भाषा का दिखना भी महत्वपूर्ण है और वो भी एक कसौटी है। भाषा का दिखना
यानी लिपि का दिखना और भाषा का सुनना, ये थोड़ा स्पष्ट कर ले। मैं दिल्ली में रहता हूं या मैं रांची में रहता हूं, कहीं रहता हूं, पटना में रहता हूं, तो मैं दिल्ली में मैं अगर एक हिंदी, मैं राजभाषा विभाग में काम करता हूं तो वहां पर हिंदी की स्थिति एक अलग है। लेकिन अपने ही मंत्रालय या अपने ही निगम, अपने ही कार्यालय के दूसरी जगह पर, दूसरे विभागों में जब मैं जाता हूं तो वहां क्या मुझे मेरी भाषा सुनाई, वहां हिंदी सुनाई पड़ती है क्या? कितनी सुनाई पड़ती है? कैसे सुनाई पड़ती है? हम अब हमारे घर में तो हिंदी हमें सुनाई पड़ती है, और हमेशा अपने बच्चों को ध्यान में रखिए, क्योंकि भविष्य वो बनाने वाले, भविष्य वो हैं, हम नहीं हैं। तो हमारे बच्चे या हमारे एक युवा दिल्ली में अगर एक वो स्टेशन पर जाता है तो उसको स्टेशन पर हिंदी ही सुनाई पड़ेगी आसपास के लोगों से। वो मंडी जाता है तो वहां हिंदी सुनाई पड़ेगी। लेकिन जब वो किसी मॉल में जाता है और किसी महंगी दुकान में जाता है तो वहां हिंदी उसको उसी रूप में, उसी मात्रा में सुनाई पड़ती है क्या? जब वो किसी एक बड़े होटल में जाता है तो वहां पर जो हमें हिंदी सुनाई पड़ती है वो वैसी ही होती है क्या, जैसी हमारे घर में या मंडी में या सस्ते आसपास के पड़ोस के बाजारों में? हम जब विमान में जाते हैं तो वहां हमें जो हमारी हिंदी सुनाई पड़ती है, क्या उसमें और इस हमारे परिवेश की हिंदी में कुछ अंतर है? तो अलग किस जगह पर भाषा सुनाई पड़ रही है, कितनी सुनाई पड़ रही है और किस रूप में सुनाई पड़ रही है, इसका भी एक सीधा प्रभाव हमारे और हमारे बच्चों के अवचेतन मन में बिना कहे होता है, और उससे भाषा का एक महत्व क्रम हमारी चेतना में स्थिर होता है, बच्चों की चेतना में स्थिर होता है। दूसरा है भाषा का दिखना। हमारे अपने कार्यालयों में तो हमको हिंदी दिखती है क्योंकि हम हिंदी में ही काम करते हैं, उसी के लिए हम हैं। राजभाषा वालों के साथ तो ये सुविधा है, लेकिन हम अपने कार्यालय से निकलते ही, यानी अपने निजी कार्यालय, छोटे जो राजभाषा का विभाग है, उससे दूसरे विभागों में जाते हैं तो हिंदी का दिखना कितना होता है। हम जब बाहर जाते हैं समाज में, हम बाजारों में जाते हैं, हम दुकानों में जाते हैं, हम दूसरे कार्यालयों में जाते हैं, हम सड़कों पर लिखे हुए सार्वजनिक सूचनाएं देखते हैं, वहां पर किस भाषा की, किस लिपि और भाषा की प्रमुखता दिखती है? कौन सी भाषा में आकार में और प्रमुखता में बड़ी और कौन सी छोटी दिखती है? हमारे बच्चों को क्या दिखता होगा? हम किसी विश्वविद्यालय में जाते हैं या किसी हम उच्च विद्यालय में जाते हैं, महाविद्यालय में जाते हैं, तो वहां पर विभागों के नाम किस भाषा में लिखे मिलते हैं? शिक्षकों के नाम किस भाषा में लिखे मिलते हैं? हम जिसे नाम पट्ट कहते हैं, सारे विभागों में और निजी कार्यालयों में भी होते हैं। नाम पट्ट किस भाषा में है? वहां पर हिंदी और हिंदी देवनागरी लिपि दिखती है क्या? कितनी दिखती है? तो एक भाषा की दृश्यता है, भाषा की लिपि की दृश्यता है, लिपि की उपस्थिति है और एक अनुपस्थिति है। जो मुझे दिखता है कि हिंदी की लिपि धीरे धीरे प्रमुख क्षेत्रों से अनुपस्थित हो रही है, हिंदी की लिपि की उपस्थिति घट रही है। वैसे ही समाज के प्रमुख शक्ति वाले जगहों से, स्थानों से हिंदी का वहां पर सुनना कम हो रहा है। यह भी भाषा के आकलन की, उसकी जीवंतता को देखने की एक दृष्टि है। और अब हम बाहर जाएं तो हम जरा अपनी आंखों और कानों को और अपने मस्तिष्क को इस तरह से भी प्रशिक्षित करके जाएं, तैयार करके निकलें कि मुझे देखना है कि मेरी हिंदी कितनी दिख रही है, मुझे यह ध्यान से सुनना है कि मेरी हिंदी कितनी, कहाँ और कैसी सुनाई पड़ रही है। और फिर सोचना है कि मेरे बच्चे जब जाते होंगे, क्योंकि वो उन जगहों पर जाते हैं जहां पर हम कम जाते हैं, तो उनको क्या दिख रहा और सुन रहा होगा। तीसरी बात है कि भविष्य की जब हम बात करते हैं
तो हमें ये भी देखना होगा कि भविष्य निर्माण करने वाले क्षेत्र कौन से हैं। किसी भी समाज में किसी व्यक्ति का और समूह का, देश हो या राष्ट्र हो, भविष्य निर्माण इनसे होता है। जहां तक मैं समझता हूं, भविष्य निर्माण अर्थशास्त्र से होता है, अभिशासन से होता है, विज्ञान से होता है, ज्ञान के तमाम क्षेत्रों से होता है, विज्ञान से होता है, भौतिकी से होता है। इन क्षेत्रों में जो नई चीजें हो रही हैं, जो परिवर्तन आ रहे हैं, व्यापार में, न्याय से होता है। तो भारत और हिंदी भारत के का भविष्य निर्माण करने वाली जो प्रवृत्तियां, क्षेत्र और प्रक्रियाएं हैं, उनमें हिंदी कहाँ है और कितनी है, और हिंदी में वो क्रियाएं और प्रक्रियाएं और कर्म कितने हैं। यानी हमें ये देखना होगा कि हिंदी में मौलिक आर्थिक विमर्श कितना है, विज्ञान विमर्श कितना है, तकनीक विमर्श कितना है, तो रक्षा विमर्श कितना है, विदेश कितना है, गवर्नेंस, धन्यवाद। तो ये कुछ कसौटियां हैं जिन पर हमें अपनी हिंदी और अपनी भारतीय भाषाओं को देखकर सोचना है, इनमें क्या परिवर्तन आ रहा है। मैं आपको अपने अनुभव से बता सकता हूं कि जब मैं जनसत्ता का संपादक था या और जगह, तो अगर हमें आर्थिक विषयों पर लिखवाने की जरूरत पड़ती थी संपादकीय के, तो 5 से ज्यादा नाम हमारे पास नहीं थे जो हिंदी में आर्थिक विषयों पर मौलिक अच्छा लेखन कर सके, या कानून पर, या भारत की सुरक्षा व्यवस्था पर, या विदेश नीति पर, या तकनीक पर, या विज्ञान में। आज हमारे साथ बालेंदु दधीच जैसे लोग हैं, हमारे साथ डॉक्टर ओम विकास जैसे लोग हैं, बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने जो बहुत बड़ा ऐतिहासिक काम कर रहे हैं तकनीक को भाषाओं में लाने का, और भाषा को हिंदी को तकनीक में ले जाने का। बहुत बड़ा काम, बुनियादी ठोस नींव बनाने वाला काम और भी लोगों ने पहले किया है। आज ये हमारे कुछ लोग बहुत नए, मौलिक, अनूठे तरीके से उसको आगे बढ़ा रहे हैं, उसका बहुत लाभ हो रहा है। और बिना तकनीक में पैठ के भाषा नहीं बढ़ सकती, और हिंदी को तकनीक सक्षम बनाने में आज लगभग सब कुछ वो मौजूद है जो किसी भी भाषा को चाहिए तकनीक आगे बढ़ने के लिए। भाषाओं में इंटरनेट का इस्तेमाल भारतीय भाषाओं में विस्फोटक गति से आगे बढ़ रहा है। ये सारे आंकड़े हैं, आकलन हुए हैं, अध्ययन हुए हैं। ये गूगल और KPMG हर 6 महीने में एक इंडिक लैंग्वेजेस का सर्वे करते हैं, भारतीय भाषाओं का सर्वेक्षण करते हैं, उसके नतीजे बताते हैं। और अगले 5 साल में भारत में 55 से 60 करोड़ लोग इंटरनेट को अपनी भाषाओं में इंटरनेट तक पहुंच रहे होंगे, उसका इस्तेमाल कर रहे होंगे। ये बहुत आशान्वित करने वाले प्रवृत्तियां और रुझान है हमारे सामने, आंकड़े हैं। लेकिन अभी जो इंटरनेट का युग है, ये डिजिटल युग मतलब इंटरनेट का युग, सब कुछ इंटरनेट से हो रहा है। तो इंटरनेट पे भारतीय भाषाएं कितनी मजबूत स्थिति में हैं, जब हम उससे देखते हैं तो हम पाते हैं कि एक तो हिंदी के जो हमारे 40 या 50 से ऊपर के मित्र हो गए हैं, वो थोड़ा तकनीक और नई कंप्यूटर से उससे थोड़ा बिचकते हैं, थोड़ा दूर रहते हैं। इसको दूर करना पड़ेगा। लेकिन हमारे बच्चे, हम जानते हैं, वो तकनीक से खेलते हैं और उसमें सब उस्ताद हैं। अब ये देखना है कि इंटरनेट में हिंदी का जो उपभोग हो रहा है
उपयोग हो रहा है वो किन क्षेत्रों में हो रहा है। वहां पर जो आंकड़े हैं वो हमें बता रहे हैं कि सबसे ज्यादा हिंदी इंटरनेट का उपयोग हो रहा है सोशल नेटवर्किंग में, यानी व्हाट्सएप, ट्विटर, फेसबुक, शेयर चैट वगैरह, इन सब में। उसके बाद या उसके समकक्ष है मनोरंजन। यूट्यूब आजकल नई नई तरह की अद्भुत चीजों से भरा पड़ा है, जो सब हिंदी में हो रही है। हिंदी, भारतीय भाषाओं में, देशी भाषाओं में। आपको भोजपुरी भी मिल जाएगी वहां पर, आपको वहां पर हरियाणवी भी मिल जाएगी, आपको तमाम जिन्हें हम बोलियां कहते हैं उसमें मैं गुणवत्ता पर टिप्पणी नहीं करूंगा, लेकिन उसमें सामग्री निर्माण खूब हो रहा है। लेकिन वो सब 99% मनोरंजन का है। हमें जो बढ़ाना है और जो हमारी चुनौती है हिंदी के भविष्य की हिंदी को बनाने के लिए, कि हमें शिक्षा ग्रहण में हिंदी का प्रयोग बढ़े। इंटरनेट पर हम रोजगार के लिए हमारे लोग हिंदी का प्रयोग करने लगे, हिंदी इंटरनेट का ज्ञान ग्रहण के लिए करने लगे। और वो साहित्य ही नहीं केवल, लेकिन ज्ञान के जितने क्षेत्र हैं, स्वास्थ्य के लिए हिंदी का प्रयोग करने लगे। स्वास्थ्य की सामग्री चाहिए हमें, अभिशासन, गवर्नेंस, उससे संबंधित जानकारी और जो सेवाएं हैं, बैंकिंग, हमारे आर्थिक लेन देन जो अब डिजिटल हो रहे हैं, हम फोन पर ही अब बैंकिंग करते हैं, वो हम कितना हिंदी में कर रहे हैं। इन संभावनाओं को देखकर आज अमेज़न जैसी कंपनियां, गूगल जैसी बड़ी कंपनियां, ये लोग भाषाओं पर बहुत काम कर रही हैं। वो अपने वेबसाइट को, अपनी ऐप्स को भारतीय भाषा समृद्ध कर रही हैं, सक्षम बना रही हैं, बना चुकी हैं। लेकिन उनका उपयोग अभी उतना नहीं है, क्योंकि हम सब लोगों की आदत ऐसी पड़ गई है अंग्रेजी की इतने दशकों में, कि हम अब भी ज़्यादातर अपना जो निजी काम है, हम भाषण कितने भी दे लें, लेकिन हम बैंकिंग करते हैं तो शायद मैं समझता हूँ कि अंग्रेजी में ही करते हैं। जो मैं नहीं जानता कि हम हस्ताक्षर कितने लोग हिंदी में करते हैं, वो एक अलग प्रश्न। तो इसको और बढ़ाने की जरूरत है। जब तक ये चीजें नहीं बढ़ेंगी तब तक हिंदी नहीं बढ़ेगी, उसका भविष्य नहीं बनेगा। तो भविष्य की हिंदी, ये प्रश्न अनुत्तरित है, इसका कोई निश्चित उत्तर मैं नहीं दे सकता, क्योंकि अभी भविष्य हमारे हाथ में है, उसको बनना और उसको बदलना। जो दिख रहा है उसका संकेत मैंने आपको दिया, आपके सामने रखा। लेकिन अभी हमारे पास 2 पीढ़ियों का समय है, लेकिन सिर्फ 2 पीढ़ियों का समय है हिंदी और भारतीय भाषाओं के पास। ये 2 पीढ़ी, यानी हमारी पीढ़ी, मैं नहीं, मैं तो अब सेवानिवृत्त वालों की पीढ़ी में हूं, लेकिन आप लोग जो अभी काम कर रहे हैं, आपकी पीढ़ी और आपके बच्चों की पीढ़ी, ये 2 पीढ़ियां हैं जिनके पास हिंदी को बचाने, भारतीय भाषाओं को बचाने की खिड़की मौजूद, अवसर मौजूद है। जी, तो जी, अब इसको हम अवसर के रूप में भी देख सकते हैं और समस्या के रूप में भी देख सकते हैं, ये हमारे ऊपर है। 2 पीढ़ियों का समय है, 2 पीढ़ियां कम नहीं होती, लेकिन एक देश और भाषा की जीवन यात्रा में 2 पीढ़ियां बहुत ज्यादा भी नहीं होती मित्रों। तो हिंदी का भविष्य भी हमारे हाथ में है। इससे कई चीजें निकलती हैं। हम, यानी मैं एक व्यक्ति, मैं एक पिता, या मैं एक माँ, मैं एक काम करने वाला एक व्यक्ति, मैं अधिकारी भी हो सकता हूं, मैं वरिष्ठ या कनिष्ठ हो सकता हूं, लेकिन कहीं ना कहीं मैं अधिकार की स्थिति में हूं, चाहे वो घर ही अपने बच्चों पर ही अधिकार क्यों ना हो। हमारे शिक्षक, लेखक, पत्रकार, हम सब कहीं ना कहीं प्रभावित करने की स्थिति में हैं लोगों को। वहां हम अब ये जो अवसर और समय हमारे पास है, उसका हम उपयोग कर रहे हैं क्या, ये हम सबको अपने भीतर झांक कर देखना होगा।
लेकिन सिर्फ हमारे देखने से बात नहीं बनती, क्योंकि भाषा का संबंध सबसे पहले आता है शिक्षा से। शिक्षा व्यवस्था में अगर भाषा और माध्यम भाषा के रूप में भाषा केंद्रीय नहीं है तो उसका भविष्य नहीं है। एक विषय के रूप में भाषा को पढ़ाना और माध्यम भाषा के रूप में भाषा का इस्तेमाल दो बिल्कुल अलग अलग चीजें हैं। आप सब जानते हैं अपने अनुभव से कम मेरा अनुभव तो ये है कि एक बार प्राथमिक शिक्षा में कक्षा 1 से बच्चा अगर अंग्रेजी माध्यम में पढ़ गया तो वो फिर अपनी हिंदी या अपनी मराठी या अपनी बांग्ला का उस तरह नहीं होता जैसे हम थे और हम हैं। और एक दूरी, एक दुराव, एक अरुचि, एक अनभ्यास, ये उसके जीवन में धीरे धीरे उस भाषा को लेकर बढ़ता जाता है। और उसकी प्रथम भाषा भले ही उसके जन्म की, परिवार की, परिवेश की भाषा हिंदी या भारतीय भाषा रही हो, लेकिन धीरे धीरे आज की व्यवस्था में, शिक्षा व्यवस्था में उसकी प्रथम भाषा अंग्रेजी होती जाती है, क्योंकि वही रोजगार की, वही भविष्य की, भविष्य निर्माण की, सपनों की, प्रतियोगिताओं की भाषा बन चुकी है। अभी दूसरी बात आप ये सब जानते हैं कि सारे देश में, और ये न्यूपा एक संस्था है, भारत सरकार की केंद्रीय संस्थान है जो शैक्षिक अनुसंधान और योजना बनाती है। वो एक पूरा विश्वविद्यालय है, नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ एजुकेशनल प्लानिंग एंड रिसर्च, ऐसा कुछ करके। उसने कई साल पहले एक आकलन किया था, प्राथमिक शिक्षा में भारत के सभी भाषाओं में प्रवेश की स्थिति क्या थी। ये कम से कम 10 साल पुराने आंकड़े हैं कि सारी भाषाओं में, भारत की सारी भाषाओं में, 2 को छोड़कर भारत की सारी भाषाओं में प्राथमिक विद्यालयों में प्रवेश घट रहा था। यानी मराठी माध्यम विद्यालयों में, बांग्ला में, तमिल में, तेलुगु में, पंजाबी में, सब में 2 में बढ़ रहा था, हिंदी में और अंग्रेजी में। हिंदी में बढ़ रहा था लगभग 35-34% प्रति वर्ष की दर से, अंग्रेजी में बढ़ रहा था 250% प्रति वर्ष की दर से ज्यादा से। अब इसको आप अगले 40-50 साल में प्रक्षेपित करेंगे और हम जानते हैं कि अब धीरे धीरे सारे प्रदेशों में सरकारी विद्यालय जो भाषा माध्यम के थे वो या तो बंद हो रहे हैं या अंग्रेजी माध्यम के किए जा रहे हैं, क्योंकि कोई भी पालक, कोई भी माता पिता आज अपने बच्चों को भाषा माध्यम में पढ़ाने को तैयार नहीं है। विद्यालयों को छात्र नहीं मिल रहे हैं, वो या तो बंद किए जा रहे, सरकारें कर रही हैं, या अंग्रेजी माध्यम कर रही हैं। आप जानते हैं कि आंध्र प्रदेश में जो आज की सरकार है, वहां पर अभी उसने कुछ महीने पहले ये घोषणा, एक निर्णय ले लिया कि वहां पूरे सरकारी विद्यालयों की माध्यम भाषा अंग्रेजी होगी। 22-23 राज्यों में कक्षा 1 से अंग्रेजी की पढ़ाई शुरू हो चुकी है। हम पहले से ही जानते हैं कि कई दशकों से जो निजी स्कूल हैं, निजी विद्यालय हैं, उन सब में माध्यम केवल अंग्रेजी है, और हम सब के अधिकांश के बच्चे भी निजी विद्यालयों में ही पढ़ रहे हैं। तो एक समय आने वाला है अगले 25-30 साल में, 35 साल में, जब इस देश के सारे बच्चे प्राथमिक शिक्षा में केवल अंग्रेजी माध्यम में पढ़ रहे होंगे, चाहे वो विद्यालय और उसमें पढ़ाने वाले शिक्षकों की अपनी अंग्रेजी कितनी घटिया हो, अधकचरी हो, लूली लंगड़ी हो, जैसे कि वो अक्सर होती है, लेकिन वो उस लूले लंगड़े अपाहिज अंग्रेजी के या अच्छी अंग्रेजी के माध्यम में ही पढ़ रहे होंगे। ये हमारे देखते देखते होने वाला है। उस समय हिंदी का भविष्य कहाँ दिखता है?
अब ये इतना बड़ा मामला है कि ये केवल हमारे आपके ये राजभाषा विभाग और अधिकारियों कर्मियों का भी मत नहीं रह जाता। इसका सीधा संबंध हमारे देश की उच्चतम राज्य व्यवस्था से है, उच्चतम केंद्रीय और राज्य स्तरीय शिक्षा व्यवस्था से, उसके नीति निर्माताओं से है। तो भारतीय भाषाओं को बचाने के लिए इस देश की समूची शिक्षा व्यवस्था को लगभग सर के बल खड़ा करना पड़ेगा। आज शाम को एक दूसरे समूह पर उच्च शिक्षा में भाषा पर एक गंभीर विमर्श होने वाला है, जिसमें माननीय संतोष चौबे जी, जो रविन्द्रनाथ टैगोर विश्वविद्यालय, कई विश्वविद्यालयों के कुलाधिपति हैं भोपाल में, वो चलाते हैं, बहुत बड़ा उनका शिक्षा का काम है। और संतोष तनेजा जी, वो उच्च शिक्षा में भाषा पर विचार करने वाले हैं। मैं भी रहूंगा, आप लोग भी संभव हो तो उसमें आइए। तो प्राथमिक शिक्षा, माध्यमिक शिक्षा और उच्च शिक्षा, इसमें हिंदी ही नहीं, हमारी सभी बड़ी भाषाओं की स्थिति क्या है और क्या होगी, क्या होनी चाहिए, यह भी विचार का एक बेहद अत्यंत गंभीर और केंद्रीय महत्व का प्रश्न है। फिर जो भविष्य निर्माण की और जो बड़े काम हैं, क्षेत्र हैं, न्याय व्यवस्था। आप जानते हैं कि उस पे हमारे आपके बहुत सारे मित्र न्याय व्यवस्था में हिंदी सहित भारतीय भाषाओं को आगे बढ़ाने के लिए संघर्ष कर रहे हैं, कई दशकों से, वर्षों से संघर्ष कर रहे हैं। और धीरे धीरे हम पाते हैं कि कम से कम सुनवाई के स्तर पर सर्वोच्च न्यायालय ने भी अब यह अनुमति दी है कि कोई भी व्यक्ति, नागरिक अपनी भाषा में वो बोल सकता है, सर्वोच्च न्यायालय में अपनी बात रख सकता है और वाद दाखिल कर सकता है। पहले यह भी संभव नहीं था। कुछ उच्च न्यायालयों में अपनी भाषाओं में काम किया जा सकता है, सीमित मात्रा में, धीरे धीरे बढ़ा है, लेकिन उच्च न्यायालय और कुछ को छोड़कर सारे उच्च न्यायपालिका की भाषा अंग्रेजी है और अभी लंबे समय तक बनी रहने वाली है। इसका दूसरा पक्ष यह है, वो दुर्भाग्यपूर्ण, और आपको बताना चाहता हूं कि पिछले साल जुलाई तक, 2015 से 2019 जुलाई तक मैंने 4 साल संसद में बैठकर बिताए। मैं वहां पर माननीय लोकसभा अध्यक्ष जो थी उस समय, 16वीं लोकसभा में, श्रीमती सुमित्रा महाजन जी, उन्होंने मुझे एक मानद सलाहकार नियुक्त किया था। उन्होंने एक नया काम किया, बड़ा अद्भुत प्रयोग किया था। संसदीय शोध कदम नाम का एक छोटा विभाग बनाया, मुझे इसकी जिम्मेदारी दी। उसमें हम भारत के सारे सांसदों के लिए प्रमुख राष्ट्रीय मुद्दों पर कार्यशालाओं का आयोजन करते थे। आर्थिक विषयों पर, खेती पर, शिक्षा पर, स्वास्थ्य पर, जीएसटी पर, तमाम रक्षा का प्रश्न हो, विदेश नीति का प्रश्न, इन सारे उन पर हम उच्चतम श्रेष्ठतम विद्वानों को बुलाकर सीधे आदान संवाद स्थापित करवाते थे सांसदों और विद्वानों के बीच में, विशेषज्ञों के बीच में। जो अंतिम कार्यशाला मैंने वहां पे जो की थी, वो भारतीय भाषाओं का भविष्य इस विषय पर थी। और मैं अत्यंत दुख के साथ आपको ये कहना चाहता हूं कि उस कार्यशाला में, मुझे जहां तक याद आता है, 4 या 5 सांसद आए थे बस। और हमारे पास, हम जानते हैं कि लगभग 800, 750, पौने 800 सांसद देश में हैं। तो एक विचित्र स्थिति यह है कि हमारी संसद में भी और हमारी विधानसभाओं में भी भाषा को लेकर कोई गंभीर चिंता, भाषा संकट का एहसास भी हमारे विधायकों और सांसदों को नहीं है, हमारी सरकारों को नहीं है उच्चतम स्तर पर। मैं कई मंत्रालयों की हिंदी सलाहकार समितियों में रहा हूं, केंद्रीय हिंदी समिति में रहा हूं, अभी भी गृह मंत्रालय की समिति में हूं। वहां पर नए गृह मंत्री के साथ तो कोई अभी बैठक नहीं हुई है, लेकिन राजनाथ जी थे तब बैठक होती थी। मैं आपको एक वहां पर वो देना चाहता हूं, और ये राजभाषा से संबंधित मामला है। उदाहरण, ये आप सबने भी ये भाषण बहुत सुना होगा। राजभाषा अधिकारियों से कहा जाता है लगातार कि अपनी सरकारी हिंदी को सरल करिए, बड़ी कठिन है।
बड़ी क्लिष्ट है। और वहां भी माननीय गृह मंत्री जी से और गृह सचिव से लेकर जो पूरा बड़े लोग बैठे थे, सबके भाषण का प्रमुख यही था कि हमें हिंदी को बढ़ाना है, हिंदी हमारी। अभी भी मंत्रियों के मुंह से भी राष्ट्रभाषा निकल ही जाता है, क्या करेंगे। तो हिंदी राजभाषा है, राष्ट्रभाषा है, और उसको हमें बढ़ाना है, और हम संकल्पित हैं, हम प्रतिबद्ध हैं, लेकिन उसको सरल करना बहुत जरूरी है। और उस पर चित्रा मुद्गल जी भी थी हमारे साथ, मैं भी था, तो हम लोगों ने अपनी अपनी बात कही, क्योंकि हम दोनों का हम हत्थे से उखड़ जाते हैं सुन के, मैं तो उखड़ जाता हूँ ये सुन के। तो चित्रा जी ने कहा कि माफ कीजिएगा गृहमंत्री जी, ये जो आपके मंत्रालय का नाम है गृह मंत्रालय, ये भी बड़ा कठिन है, संस्कृत निष्ठ है, इसको घर मंत्रालय क्यों ना कर दिया जाए। इसका कोई उत्तर नहीं था। तो मित्रों, मैं थोड़ा सा अब राजभाषा की ओर आ रहा हूं, हालांकि और कुछ चीजें छूट गई, मैं उस पर अच्छा आता हूं। पहले जो मैं कह रहा था, जिन क्षेत्रों में विमर्श की जरूरत है, तो एक बहुत बड़ी जरूरत हमको पड़ेगी ये, जिसमें हम और आप एक भूमिका निभा सकते हैं, कि हम अपने अपने विधायकों को, चुने हुए प्रतिनिधियों को, अपने सांसदों को भाषा संकट के से परिचित करवाएं। आपने इसको शायद ध्यान दिया होगा कि हमारे जो लालू यादव जैसे नेता भी हैं, जो बिल्कुल जमीन से जुड़े हुए लोग हैं, और हमारे अधिकांश चुने हुए नेता जमीन से जुड़े हुए लोग हैं, तो लोकसभा चुनाव लड़कर आते हैं, वो अपनी अपनी भाषाओं में ही बात करते हैं। हिंदी क्षेत्र की सारी राजनीति हिंदी में चलती है। लेकिन आपने ध्यान दिया है कि उनके जो बच्चे, अब उनके जो पुत्र और पुत्रियां, अब जब वो संसद में आ गई हैं, या कई लोग जो विधानसभा में आ गए हैं, वो उनकी भाषा क्या है। मैंने 4 साल संसद में देखा, जो युवा सांसद हैं उनकी प्रथम भाषा अंग्रेजी में है, वो अपनी भाषा में कम बोलते हैं, वो अंग्रेजी में ज्यादा सहज रहते हैं। और आज से 20, 25, 30 साल, यानी जब ये इस पीढ़ी के सांसदों, विधायकों के बच्चे जब, या उनके बाद की पीढ़ी जब विधायक बनेगी और सांसद बनेगी, तो आप पाएंगे कि मुझे जो डर है कि 70-80% संसद और विधानसभाओं में भी बातचीत, कार्यवाही अंग्रेजी में हो रही होगी। मैं खुश कैसे हूं, मैं आपको सब बात कैसे दिखाऊं। तो अपने सभी स्तर पर चुने हुए प्रतिनिधि, जन प्रतिनिधियों को संवेदित करने की जरूरत है। आप सब अपने कार्यालयों में, क्योंकि आपको कार्यक्रम करने के भी साधन मिलते हैं, और आपके मित्र भी हैं जो कई संस्थाओं में हैं, उनमें विधायकों को बुलाइए, सांसदों को बुलाइए, मंत्रियों को बुलाइए, भाषा पर संवाद करिए, उनको बताइए कि क्या स्थिति है और क्या भविष्य दिख रहा है। उनसे इस बारे में बात करने वाले लोग नहीं हैं। ये बेहद जरूरी काम। दूसरी जो क्षेत्र है, वो आप जानते हैं प्रशासन का है, नौकरशाही का है। उस पर मैं आपसे कुछ कहूं, ये तो कोई मतलब सूरज को दिया दिखाना होगा। आप उसकी मनोदशा, उसके मनोविज्ञान को खूब समझते हैं। हिंदी की मैं राजभाषा वाले उस पर अंत में आऊंगा। हिंदी की जो कई चुनौतियां हैं, उनमें एक विशिष्ट चुनौती ये है, जो दूसरी भाषाओं के साथ कम है, कि एक राष्ट्रीय संपर्क भाषा के रूप में और संघ की राजभाषा के रूप में भी दूसरी भाषाओं का हिंदी के प्रति विरोध बढ़ रहा है। ये आपने अनुभव किया कि नहीं मैं नहीं जानता, लेकिन मैं इसको रोज अनुभव करता हूं। अंग्रेजी के माध्यम से, क्योंकि मैं अंग्रेजी में विमर्श करता हूं, अंग्रेजी विमर्श में भी शामिल रहता हूं, भाषा विमर्श में और दूसरे विमर्शों में। पंजाब जैसी जगह पर भी, महाराष्ट्र में, जहां हिंदी विरोध नहीं था, हिंदी के प्रति एक स्नेह भाव था,
आज विरोध बढ़ रहा है। तमिल विरोध के बारे में हम जानते हैं, उसका एक पूरा 130-35 साल का उसका एक पूरा इतिहास है। उस पर मैं राजीव जी से कहूँगा कि किसी दिन हम लोग अलग से बात करें, उसको समझना ज़रूरी है कि दक्षिण का जो विरोध है वो कहाँ से पैदा हो रहा है। उसकी जड़ें 130, 35, 40 साल पीछे जाती हैं, क्योंकि 130-35 साल में उत्तर दक्षिण, आर्य द्रविड़, संस्कृत, तमिल और दक्षिण भाषाएं, द्रविड़ भाषा परिवार, इन सब और हिंदी बनाम द्रविड़ भाषाएं, इनको लेकर जो पिछले 100-150 सालों में एक पूरा विमर्श उत्पन्न किया गया, उसका परिणाम आज की समूची तमिल राजनीति है। पहले इसमें 4 दक्षिण के प्रदेश शामिल थे और एक द्रविड़ नाडु बनाने का सपना पेरियार ने सबके सामने रखा था। बाकी प्रदेश, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक और मलयालम वाले, केरल वाले उससे अलग हो गए, लेकिन तमिल राजनीति आज भी उत्तर, हिंदी, संस्कृत और आर्य विरोध पर टिकी हुई है। उसको उस संदर्भ में हमें देखना पड़ेगा, उस पर काफ़ी किताबें हैं। तो लेकिन ये जो भाषाएं जो हमारी सहचरी थी, जिनके साथ साथ हिंदी बढ़ी है, जिनमें बहुत गहरा बहनापा था, आज उनमें हिंदी विरोध के स्वर प्रमुख, प्रखर और मुखर हो रहे हैं। लेकिन इसके लिए आपको हिंदी के जगत से थोड़ा निकलकर उनके करीब जाना पड़ेगा। उनसे आप बात करेंगे, उनके विमर्श में शामिल होंगे तो आपको पता चलेगा। और धीरे धीरे एक भाव इन भाषाओं के लोगों में भरा जा रहा है, और वो ये कह रहे हैं, वो ये लिख रहे हैं कि हमारी भाषा और अंग्रेजी, हमें कोई तीसरी भाषा नहीं चाहिए। हिंदी की हमें ज़रूरत ही क्या है? हम अपने प्रदेश में अपनी भाषा में पढ़ें, अपनी भाषा बरतें। हमारी भाषा का प्राधान्य, प्रधानता, वर्चस्व हमारे प्रदेश में होना चाहिए, और राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर संवाद के लिए हमारे पास अंग्रेजी होनी चाहिए। हमें हिंदी की ज़रूरत नहीं। ये एक बहुत स्पष्ट भाव और विचार लोगों के दिमाग में है और उसको फैलाया जा रहा है। क्या हम उनसे संवाद कर रहे हैं? क्या हम उनकी इस बदलती मनोदशा और मनोविज्ञान को समझ रहे हैं? क्या किसी स्तर पर हिंदी मराठी के बीच में, हिंदी बांग्ला के बीच में, हिंदी कन्नड़ और मलयालम के बीच में संवाद हो रहा है, अच्छा गंभीर संवाद? मुझे उसके प्रमाण बहुत कम मिलते हैं। आपको ध्यान होगा कि पिछले साल आते ही इस सरकार ने जो सबसे पहला काम किया था, वो पिछले साल मई में जब ये सरकार बनी थी, उसने नई शिक्षा नीति का, राष्ट्रीय शिक्षा नीति का प्रारूप जारी किया था। और उसके जारी करने की शाम को ही, दोपहर में हुआ, शाम से ही तमिलनाडु से उसका विरोध शुरू हो गया, बहुत प्रखर विरोध। क्योंकि उस प्रारूप में पहली बार अंग्रेजी की वर्चस्व को घटाने की बात की गई थी। पहली बार हुआ सरकारी राष्ट्रीय नीति के दस्तावेज में। उसमें भारत की बहुभाषिकता को बढ़ाने की बात की गई थी, और उसमें त्रिभाषा सूत्र के माध्यम से हिंदी को शिक्षा में एक अनिवार्य विषय बनाने की बात की गई। आपको याद होगा कि कर्नाटक में रेलवे के नाम पट्टों पर, स्टेशन के नाम पट्टों पर हिंदी को लेकर कितना उग्र विरोध और आंदोलन चला था। आप बांग्ला को कुरे देंगे, वो बांग्ला विमर्श में जाएंगे या किसी बांग्ला व्यक्ति से बात करेंगे, तो आप पाएंगे कि कितना गहरा हिंदी विरोध उसके मन में बैठा हुआ है। उसके मन में और इन भाषाओं के मन में अपनी अपनी भाषाओं को लेकर एक बहुत गहरा श्रेष्ठता बोध भी है। अब वो कहते हैं कि हिंदी क्या है? हिंदी तो मजदूरों की भाषा है, हिंदी गरीबों की भाषा है, हिंदी गरीब भाषा है। और वो ये भी कहते हैं कि हिंदी गंवारों की भाषा है। ये एक सामाजिक स्थिति है, क्योंकि ये लोग अपने अपने प्रदेशों में एक आम औसत हिंदी वाले को जो देखते हैं, तो वो औसत हिंदी वाला, छोटा काम करने वाला, गरीब, श्रमिक, खोंचे लगाने वाला, ठेला चलाने वाला, ये उस हिंदी वाले को देखते हैं
जिसकी अपनी एक भाषा है, अपना एक व्यवहार है, उसके बारे में आप जानते हैं। और उसको देखकर वो हिंदी के बारे में राय बनाते हैं। उन्हें हिंदी की समृद्धि के बारे में अंदाज नहीं है, और कैसे हो, उनमें उनका दोष नहीं है। इस दृष्टि से भी हमें ये देखना है कि हिंदी को लेकर, हिंदी के प्रति जो अहिंदी भाषी लोगों का भाव बन रहा है और जो उनके मन में छाप पड़ती है, वो कैसी पड़ती है, और उसमें हिंदी प्रदेशों की जो राजनीति होती है, हिंदी प्रदेशों से जो कई तरह के राजनीतिक, अर्ध राजनीतिक, धार्मिक, सांप्रदायिक, सांस्कृतिक स्वर निकलते हैं, उससे भी एक छाप बनती है। तो ये सारे बड़े सूक्ष्म लेकिन महत्वपूर्ण अलग अलग बिंदु हैं। तो हमें इन सभी शक्ति क्षेत्र, मैं इनको शक्ति क्षेत्र कहता हूं, शिक्षा, व्यापार, तकनीक, विज्ञान, न्यायपालिका, विधायिका, नौकरशाही, बड़ा व्यापार, इन सब में, जिसे हम आजकल कॉरपोरेट जगत कहते हैं, उन सब में भाषा की दृश्यता और भाषा की श्रव्यता ये कैसे बढ़े, इस पर हमें विचार करना है। और इसमें राज्य की बहुत बड़ी भूमिका है। हमें शायद अब अपने संविधान में भाषा संबंधी जो प्रावधान हैं 347 से 351 तक, उनको नए सिरे से देखना होगा। उनको, उनमें कहाँ बदलाव की जरूरत है वो देखना पड़ेगा, क्योंकि स्थितियां बहुत बदल गई हैं 1950, 63 और 67 से, जब भाषा संबंधी बड़े फैसले हुए थे संविधान में, संसद में, जहां पर आपके राजभाषा अधिनियम बने हैं, नियम और अधिनियम बने हैं। इन सब पर एक गहरे पुनर्विचार की जरूरत है। हिंदी को लेकर सबसे ज्यादा बड़ी संख्या और संसाधन इस देश में मौजूद है। हिंदी के लिए जितनी काम करने वाली तथाकथित संस्थाएं हैं, जितने संसाधन हैं, जितने बजट हैं, उतने किसी और भाषा को नहीं मिलते। अरबों रुपए खर्च हो चुके होंगे अब तक केवल हिंदी के लिए, अगर हम आजादी के बाद से देखें, लेकिन उनका कुल हासिल क्या है, इसकी कोई ईमानदार समीक्षा देश ने अभी तक नहीं की है, हमने भी नहीं की है। और मैं यहाँ राजभाषा विभाग की आंकड़ेबाजी पर कोई टिप्पणी नहीं करते हुए ये कह रहा हूं। तो ये चुनौतियां हैं हमारी, और मैं सचमुच मानता हूं कि चुनौती की प्रकृति की अगर ठीक सम्यक समझ हमें है, तो समाधान भी उसी से निकलते हैं। समाधान समस्या से अलग नहीं हो सकते, समस्या की सम्यक समझ से ही समाधान निकलते हैं। जो 9 कसौटियां उस समय मैंने पहले गिनाई थी, और उसके बाद कुछ और कसौटियां हमने जोड़ी, हम 11 कसौटियों की बात कर सकते हैं। उन समस्या मूलक बिंदुओं पर ही सकारात्मक काम करने से, संगठित काम करने से, संकल्प के साथ काम करने से रास्ते निकलेंगे। और इस पर हम सब सोचें और आपस में संवाद करें, इसकी जरूरत है। अब मैं राजभाषा पर थोड़ी बात करना चाहता हूं, और वो जो एक बहुत बड़ा प्रश्न हमेशा हिंदी के सामने रख दिया जाता है कि सरकारी हिंदी, यानी आप लोगों की हिंदी बहुत कठिन है, और हिंदी वाले ही आपको उपदेश देते हैं कि हिंदी को सरल करिए। समस्या लोगों को सबसे ज्यादा उसमें संस्कृत निष्ठ हिंदी शब्दों से आती है। मैं सौभाग्य दुर्भाग्य से अंग्रेजी से थोड़ा बहुत परिचित हूं, अंग्रेजी पत्रकारिता से हिंदी में आया हूं, तो थोड़ी बहुत उसकी समझ जानकारी रहती है, स्पर्श रहता है। मैं जब देखता हूं कि अंग्रेजी में जो सामान्य अंग्रेजी के शब्द, तकनीकी पारिभाषिक शब्द हम और आप बोलते हैं, हमारे बच्चे भी बोलते हैं,
हम गायनोकोलॉजी बोलते हैं, हम रेडियोलॉजिस्ट बोलते हैं, हम इस तरह के जो कई शब्द हैं, बीमारियों के नाम, निमोनिया, थोरेसिक आदि आदि, ये जो अंग्रेजी के विज्ञान के, स्वास्थ्य विज्ञान के जो पारिभाषिक शब्द हैं, ये कहाँ से आए हैं? ये अंग्रेजी के शब्द नहीं हैं। अंग्रेजी की सारी पारिभाषिक शब्दावली मुख्यतः ग्रीक से आई है और उसके बाद लैटिन से आई है, क्योंकि ये दो शास्त्रीय भाषाएं हैं, क्लासिकल लैंग्वेजेस, जैसी संस्कृत है, तमिल है, कुछ और भाषाएं हो गई। और इनमें एक ये इतने हजार वर्षों के अभ्यास और समृद्धि के कारण उनमें एक ये क्षमता विकसित हुई है कि एक शब्द से कई शब्द निकाले जा सकते हैं, कई संज्ञाएं और कई क्रियाएं। यही क्षमता संस्कृत में भी है और आप सब उसको जानते हैं। जैसे शिक्षा से शैक्षिक निकलता है, शिक्षा से शिक्षक निकलता है, शिक्षा से शिक्षण निकलता है, शिक्षा से प्रशिक्षण निकलता है, शिक्षित निकलता है, अशिक्षित निकलता है, अशिक्षा, कुशिक्षा, सुशिक्षा, ये सब निकलता है एक शिक से। तो एक शब्द से, एक धातु से जो कई शब्द बनाने की क्षमता, वो भारत में सबसे ज्यादा संस्कृत में है। इसलिए डॉक्टर रघुवीर ने और उनके बाद के तमाम विद्वानों ने संस्कृत को आधार रखकर ये शब्दावली निर्माण किया। हमारे संविधान की में भी प्रावधान में यह है, जो 351 में है, कि प्रथमतः संस्कृत से हिंदी को शब्द निर्माण, अपनी शब्द क्षमता बढ़ानी है, उसके बाद दूसरी भाषाओं से। दूसरी भाषाओं से हमने नहीं लिया, ये हमारी कमी है। अब आप में से कितने लोग, जैसे हम शिक्षा को उर्दू में क्या कहेंगे, उर्दू के लिए शिक्षा के लिए सरल शब्द क्या होगा, क्या कहते हैं, तालीम। तालीम, इल्म, इल्म, तालीम, तालीम। तो अब इल्म बोलते हैं, इल्म जी, इल्म बोलते थे, इल्म ज्ञान, इल्म हुनर है, इल्म को कौशल या हुनर कहेंगे, तालीम। जी, तालीम ठीक है, तालीम ज्यादा बेहतर। तो तालीम से तालीम ही निकल जाएगा, इल्म भी उसके आसपास ही है शायद। तो अरबी उसमें ये लगातार बढ़ता जाएगा, इससे कई शब्द निकल सकते हैं, लेकिन कितने भारतीयों को उसकी जानकारी है? ऐसे ही एजुकेशन से एजुकेशनल, एजुकेटिव, तो तमाम शब्द निकलते हैं। अब आप ये बताइए कि जब अंग्रेजी, फ्रेंच, जर्मन, ये भाषाएं भी अपने पारिभाषिक तकनीकी शब्दों के लिए अपनी शास्त्रीय मूल की भाषाएं ग्रीक और लैटिन से शब्दावली ले सकती हैं और चला सकती हैं, तो हमको क्या समस्या, हम कहाँ से लाएंगे? हमारे पास संस्कृत जैसी विरासत मौजूद है, भाषा मौजूद है। हम इसको विरासत छोड़कर सरलीकरण के चक्कर में, अगर हम सरलीकरण को ही अपने लक्ष्य बनाएंगे तो पारिभाषिक शब्दावली बन ही नहीं सकती। एक शब्द, एक उदाहरण देता हूं, आप सब इसका इस्तेमाल करते होंगे। इकोनॉमिक, फाइनेंशियल, फिड्यूशरी, ये तीन अलग अलग चीजें हैं जो लोग अर्थशास्त्र में हैं या बैंकिंग में हैं। इनके लिए एक शब्द से काम चल जाएगा क्या? अंग्रेजी में तो नहीं चलता। फोर्स, स्ट्रेंथ, दो अलग अलग चीजें हैं, इनका बिल्कुल अलग इनका इस्तेमाल होता है विज्ञान में। इसी तरह की और तमाम अनंत शब्द हैं ऐसे। तो किसी भी भाषा में जब हम ज्ञान के और व्यवहार के उच्चतर क्षेत्रों, स्तरों में जाते हैं, तो भाषा अधिकाधिक पारिभाषिक होती जाती है। पारिभाषिक शब्दों के बिना हम उच्चतर विमर्श कर ही नहीं सकते, असंभव है। शब्द, ये सब आप जानते हैं, न कोई शब्द सरल होता है न कठिन होता है, वो केवल परिचित या अपरिचित होता है। हम और आप और हमारे जो वो अंग्रेजी दां अफसर हैं, जो लोग जो हिंदी पर नाक भौं सिकोड़ते हैं, ऐसे लोग जो हिंदी ही जानते हैं, जिनकी अंग्रेजी बहुत काम चलाऊ, बहुत किताबी है, फाइलों वाली अंग्रेजी है, उन्होंने अंग्रेजी का सारा अभ्यास भी तो रगड़ के ही तो किया है। हमें हिंदी के लिए तो उसके 5% अभ्यास की जरूरत पड़ेगी।
लेकिन मैं पाता हूं कि हिंदी के विद्वानों को ही ये पता नहीं है कि लगभग 8.5 लाख हिंदी के पारिभाषिक शब्द बनाए जा चुके हैं, मौजूद हैं। वो सब पुस्तकों में, शब्दावलियों में और अब मुफ्त इंटरनेट पर उपलब्ध हैं। हमारे कई मित्रों को उनके अस्तित्व के बारे में ही जानकारी नहीं है, वो उन तक जाने की जहमत नहीं उठाते, जरूरत महसूस नहीं करते, क्योंकि जब रूम कह के हमारा काम चल जाता है तो हम कमरा क्यों कहें। आजकल तो हमारा काम ब्रदर से और सिस्टर से चलता है, तो हम भाई और बहन क्यों कहें। तो जिस समाज की ये स्थिति है कि वो माँ, पिता, भाई, बहन, जीजा, चाची, चाचा, कमरा, कुर्सी, मेज, रसोई ये नहीं बोल पा रहा है, अब फल नहीं फ्रूट बोल रहा है, चाकू भी बोलना उसको कठिन लगता है, वो नाइफ से फ्रूट काटता है। हम अपने बच्चों को हैंड वॉश करना सिखाते हैं, माउथ वॉश करना सिखाते हैं, नोज में फिंगर मत डालो, डर्टी मत करो। ये जहाँ जो समाज अपने बच्चों को सिखा रहा है, वो हिंदी का भविष्य बना रहा है कि नष्ट कर रहा है। और हम सब लोग जब सहज होते हैं, हम किसी मंच पर नहीं होते, तो हम भी क्या फादर नहीं बोलते, मदर नहीं बोलते, ब्रदर और सिस्टर नहीं बोलते। हम में से कितने लोग ईमानदारी से भाई बहन, माता पिता बोलते हैं। कुछ लोग, कुछ सिरफिरे हैं राजीव जैसे, हम लोगों जैसे। लेकिन हम, क्योंकि हम भाषा का इतना अचेत व्यवहार करते हैं, हमें पता ही नहीं चलता कि हमारी भाषा कब बदल गई, कब एक सुंदर, सुपरिचित, प्रचलित शब्द जो हमारा अपना था, हमारे अपने शब्दकोश से बाहर हो गया और उसकी जगह माँ की जगह मदर आकर बैठ गया। हमें पता ही नहीं चलता, और वही हम बोलने लगते हैं, वही हमारे बच्चे सुन रहे हैं। आजकल के बच्चों को हरा, नीला, पीला पता नहीं है, क्योंकि हमारी गृहिणियों को ही वो बोलती नहीं है। आजकल आप महिलाओं को देखिए, आप लोग ब्लू, ग्रीन, रेड यही तो बोलते हैं। ये बहुत छोटी चीज है, लेकिन ये बहुत बड़ी चीज है। ये हमारा आपके व्यवहार में और अधिकार क्षेत्र में है। तो पहली बात तो ये समझने की है कि पारिभाषिक शब्दावली के बिना किसी भी भाषा में उच्चतर व्यवहार और ज्ञान विमर्श नहीं हो सकता, न ज्ञान निर्माण हो सकता है। भौतिकी की अंग्रेजी यानी फिजिक्स की इंग्लिश मेडिकल साइंस की इंग्लिश से अलग है, और मेडिकल साइंस की इंग्लिश, उसकी जो टर्मिनोलॉजी है, शब्दावली है, वो साहित्य की, लिटरेचर की इंग्लिश से अलग है। अमेरिका या इंग्लैंड में ही जन्मे किसी आप अंग्रेज को, गोरे को, जो एक डॉक्टर हो, उसको कहें कि जरा आप एक कानूनी पन्ने का मुझे सरल अंग्रेजी में समझा दीजिए, तो वो समझा पाएगा क्या? उसको फिजिक्स का एक पन्ना दे दीजिए एक डॉक्टर को, या एक वकील को दे दीजिए, दोनों अंग्रेजी में ही होंगे, लेकिन वो ना समझ पाएंगे ना समझा पाएंगे। इसको कहते हैं, भाषा में एक रजिस्टर होते हैं, अंग्रेजी में इसको कहते हैं, भाषा विज्ञान में, मुझे नहीं मालूम हिंदी में क्या कहते हैं। तो हर भाषा में ये होते हैं। तो हर ज्ञान क्षेत्र की अपनी एक शब्दावली होती है, दुनिया की हर भाषा में है। तो जो आम बोलचाल की भाषा है, जो गपशप की भाषा है, जो मनोरंजन की भाषा है, जो सड़क की भाषा है, और सड़क की भी भाषा है और चाहिए ही, तो सड़क की भाषा विज्ञान की भाषा कैसे होगी? आम बोलचाल की भाषा उच्चतर विमर्श की भाषा कैसे हो सकती है? दुनिया में कहीं नहीं है ऐसा। लेकिन हमारे विद्वान, हमारे बहुत बड़े बड़े लोग, हमारे मंत्री, नेता हमें बताते हैं कि हिंदी को सरल करो। तो जल को पानी तो आप कर सकते हैं, लेकिन जलीय कहना होगा तो क्या करेंगे एक शब्द में? तो ये जो एक भाषा की जरूरतें होती हैं, मैं कहना चाहता हूं,
अज्ञेय जी का एक वाक्य है जो मैंने रट लिया है और उसको मैं आपको सुनाना चाहता हूँ। उन्होंने भाषा पर एक बहुत महत्वपूर्ण लेख लिखा। उसमें एक अंत में वो कहते हैं कि भाषा कल्प वृक्ष है, उससे हम जो मांगेंगे वो देगी। अब इसके बाद मेरा प्रश्न ये है कि क्या हम अपनी भाषा से सब मांग रहे हैं? हम अपनी भाषा से मांग क्या रहे हैं? क्या अपनी हम भाषा से ज्ञान के शब्द मांग रहे हैं? ज्ञान और भविष्य निर्माण के शब्द मांग रहे हैं? हम उससे कानून के शब्द मांग रहे हैं? आज की स्थितियों में जो चीजें हमें चाहिए, जो ज्ञान चाहिए, क्या हम अपनी भाषा से मांग रहे हैं? हम मांगेंगे तो भाषा हमें वो शब्द देगी, लेकिन वो देना वो अपने शब्द देगी। उसके पास नहीं होगा तो हम कहीं से दूसरी भाषा से ले सकते हैं। हम भाषा दूसरे शब्दों को अपना सकते हैं, उनको अपने अनुकूल कर सकते हैं। अनुकूलन भी भाषा बढ़ाने का एक वो होता है। उधार लेना होता है, लोन वर्ड्स होते हैं, हम उनको अनुकूलित करते हैं और अपने व्याकरण में ढाल के उनका इस्तेमाल करते हैं। कोई हर्ज नहीं। हम कार, बस, ट्रक, ट्रेन बोलते ही हैं ना, इनके हिंदी शब्दों की जरूरत नहीं है। लेकिन हम केवल सुविधा के लिए, केवल अपने बौद्धिक आलस्य में और केवल अपने हीनता बोध में दूसरी भाषा के, और वो दूसरी भाषा भी सामान्य भाषा नहीं है, वो हमें इस पूरे देश के मानस को उपनिवेशित करने वाली भाषा है। उसके जब शब्दों और पूरी अभिव्यक्तियों का ज्यों का त्यों अपनाते हैं तो अपनी भाषा को हम गरीब करते हैं। दो तरह से भाषा में एक होता है जोड़ने, कुछ शब्द लेते हैं हम तो वो भाषा में जोड़ते हैं, भाषा में अभिवृद्धि करते हैं। कार को हमने हिंदी में कार कहा तो वो हिंदी के शब्दकोश में एक शब्द बढ़ा, हिंदी बढ़ी। लेकिन एक स्थापित करते हुए शब्द भी आते हैं। दूसरी शब्दों को हम ऐसे लेते हैं कि वो हमारे अपने शब्दों को विस्थापित करते हैं, जैसा कि हम देख रहे हैं। तो ये दोनों तरह की चीजें हैं। अब समस्या इतनी विकट हो गई है कि जब हमारी अपनी पीढ़ी को हमारे अपने पारिभाषिक शब्द कठिन लगने लगे हैं क्योंकि हमने उनका अभ्यास नहीं किया, हम उन तक चलकर गए नहीं, हमने उनको प्रयोग में घिसा नहीं, तो हमारी पीढ़ी को वो कैसे सरल लगेगी? उसके लिए वो 10 गुना ज्यादा कठिन हो गया है। और चूंकि हमारे मुंह से, हमारे लेखन से कभी दूसरी भाषा वालों ने वो शब्द नहीं सुने, इसलिए जब हम कार्यालयों में काम करते हैं, जो बहुभाषीय हैं, वो उनके सामने जब शब्द आते हैं तो उनको वो 100 गुना ज्यादा कठिन लगते हैं। तो धीरे धीरे हम आज भी ये कर सकते हैं। फिर मैंने कहा कि ये 2 पीढ़ियों का समय हमारे पास है बस। हम धीरे धीरे अपने शब्द व्यवहार में, भाषा व्यवहार में इन शब्दों को, अच्छे हिंदी के शब्दों को, पारिभाषिक शब्दों का इस्तेमाल थोड़ा बढ़ाएं, उनको घिसें, तो धीरे धीरे वो लोगों को सुनाई पड़ने लगेंगे। अभी तो अच्छी हिंदी सुनने को तरस जाते हैं। 5 मिनट केवल हिंदी बोलने के लिए अगर कह दें तो बड़े बड़े हिंदी के पत्रकार और संपादक और चैनलों के एंकर भी लड़खड़ाने लगते हैं। हिंदी का शिक्षक आज सहज रूप से जब अकेला होता है, मंच पर नहीं, भाषण नहीं दे रहा होता है, तो वो 5 मिनट उसके लिए केवल हिंदी बोलना उसके लिए बहुत कठिन है। उसके मुंह से सहज निकलता है कि मेरी नई बुक आई है। आपने भी सुना होगा। तो शायद राजीव ने कहा था शुरू में कि मेरी जो अपेक्षाएं रहती हैं हिंदी वालों से, अपनी भाषा वालों से, मेरी अपेक्षा ये है कि मैं अगर हिंदी का पत्रकार हूँ, या मैं हिंदी का राजभाषा कर्मी हूँ, या मैं शिक्षक हूँ, या मैं लेखक हूँ,
तो मैं जब हिंदी बोलूं तो उससे हिंदी का सौंदर्य, हिंदी की शक्ति, हिंदी की प्रतिष्ठा, उसकी गरिमा, उसकी सामर्थ्य ये प्रकट होनी चाहिए। वैसे ही जैसे मैं अंग्रेजी बोलूं या मराठी बोलूं या बांग्ला बोलूं तो उससे मराठी या बांग्ला की ये चीजें प्रकट होनी चाहिए। ऐसा होता है क्या? जब मैं हिंदी बोलता हूं, ये सब हमको अपने में झांक कर देखना है। हम जब सहज अपनी हिंदी बोलते हैं तो हमारी हिंदी से ये चीजें प्रकट होती हैं या हमारी एक दूसरी भाषा पर निर्भरता प्रकट होती है। एक चीज है जिसको अंग्रेजी में कहते हैं, मुझे हिंदी नहीं मालूम उसकी, पाथ डिपेंडेंस। देखिए, एक दूसरी चुनौती आपके सामने रख रहा हूं। पाथ डिपेंडेंस यानी मार्ग निर्भरता। सीधे सीधे अविकल अनुवाद मैंने कर दिया है। आज से 12 साल पहले मैंने एक जिसको अंग्रेजी में टेक्नोलॉजी पायनियर कहते हैं, rediff.com के संस्थापक अजीत बालकृष्णन, उनका एक लेख पढ़ा था। उन्होंने लिखा था कि क्या अब हम, उसका शीर्षक था कि क्या अब हम कामायनी को रोमन में पढ़ेंगे। उन्होंने एक सवाल उठाया और ये 2008 का लेख है। उन्होंने कहा कि जो हमारे बच्चों की जो पीढ़ी मोबाइल फोन और कंप्यूटर में QWERTY कीबोर्ड, जो लोग अंग्रेजी कीबोर्ड से परिचित हैं वो जानते हैं कि QWERTY, उसको QWERTY कीबोर्ड कहते हैं, उसमें टाइपिंग करने का अभ्यास करते हुए बड़ी हो रही है। वो हिंदी भी लिखती है, रोमन में लिखती है, लेकिन अंग्रेजी कीबोर्ड का इस्तेमाल करती है। क्या ये पीढ़ी बड़ी होकर अपनी भाषा के कीबोर्ड को अपनाएगी? उन्होंने रोमन के बढ़ते प्रयोग और उसके भविष्य को दृष्टि से सोचते हुए ये लेख लिखा था। आज हम और आप भी, हम लोगों को जिस कीबोर्ड का इस्तेमाल हो गया, बहुत समस्या रही हिंदी में, जिनको रेमिंगटन पर टाइप करने का अभ्यास हो गया था, उन्होंने इनस्क्रिप्ट को अपनाने से बहुत दिनों तक इनकार किया। हमें नहीं चाहिए, हमको नया कीबोर्ड नहीं सीखना। आज भी हमारे कई मित्र सरकारी कार्यालयों में इनस्क्रिप्ट कीबोर्ड का इस्तेमाल करने की कार्यशालाएं कर रहे हैं। देखिए, कई लोग सहमति में सिर हिला रहे हैं। तो जब ये हम लोगों का हाल है कि हम अपने अच्छे कीबोर्ड का इस्तेमाल करने को भी अटक रहे हैं, हम नहीं चाहते, हम जो अभ्यास हो गया, इसी को कहते हैं पाथ डिपेंडेंस। और ये अजीत जी ने कहा, अजीत बालकृष्णन ने, कि जब एक समुदाय को किसी एक रास्ते पर चलने का अभ्यास हो जाता है, वो उस पर इतना निर्भर हो जाता है कि उससे बेहतर रास्ता दिखने पर भी वो उसको नहीं अपनाता, उस पर नहीं चलता। इसी को अगर आप तकनीक के उसमें ले आए, केवल कीबोर्ड यानी इनपुटिंग जैसी बुनियादी चीज पर ले आए, तो हमारे और आपके बच्चों का जो सारा अभ्यास पिछले कई दशक में मोबाइल फोन से शुरू होकर आज कीबोर्ड तक, कंप्यूटर और लैपटॉप तक पहुंच गया है, वो अंग्रेजी के QWERTY कीबोर्ड का है। क्या वो अपनी रुचि से अतिरिक्त श्रम करके हिंदी या भारतीय भाषाओं के कीबोर्ड को, इनस्क्रिप्ट कीबोर्ड को अपनाएंगे? क्योंकि यही स्थिति आपके सहकर्मियों की, आपके अधिकारियों की है, जो हिंदी के पारिभाषिक शब्दों से परेशान होते हैं। जब हमारा अधिकांश, और ईमानदारी की बात यह है कि हिंदी के अधिकांश लोग जब स्वयं अंग्रेजी में हस्ताक्षर करने को बदल नहीं पा रहे हैं, दूसरों से क्या उम्मीद करें हम? तो हिंदी वाला होने के रूप में हमारी अपने से अपेक्षा क्या है, उसमें ये सारी चीजें आनी चाहिए। तो मित्रों, समाधान, मैंने कहा जहां समस्या है समाधान भी वहीं पर है। कोई अलग से समाधान मैं दूं, मैं इतना बड़ा चिंतक नहीं हूं।
मेरे पास कोई अलग से समाधान नहीं है। हम ही और आप समाधान हैं, हमारा व्यवहार ही समाधान है। हमारे अपने व्यवहार में हमारी हिंदी, हमारी भाषाएं जितनी बढ़ेंगी उतना उनका भविष्य सुनिश्चित और सुदृढ़ होगा, उज्जवल होगा। और जहां जहां हम अधिकार के क्षेत्र में हैं, वहां पर हम अपने बच्चों से, अपने पतियों या पत्नियों से, अपने छोटे भाइयों से, बहनों, उनको भी अगर हिंदी के करीब ला सके, उनमें हिंदी के प्रति अपने व्यवहार से प्रेम जगा सके, गर्व और गौरव जगा सके, तब हिंदी का भविष्य सुनिश्चित होगा, तब भविष्य की हिंदी हिंदी होगी। नहीं तो मुझे डर है कि वो केवल फिल्मों की, गीत संगीत की, साहित्य की, गालियों की और बहुत सीमित क्षेत्र में काम करने वाले लोगों की भाषा बन जाएगी। मेरा डर है कि इस तरह वो गरीबों की गरीब भाषा बन जाएगी। और केवल हिंदी नहीं, यही गति और यही नियति मुझे हर भारतीय भाषा की लगती है। अगर आज हम सब ने, हमारी सरकारों ने, केंद्र सरकारों ने और राज्य सरकारों ने, हम सभी नीति नियामक क्षेत्रों में काम करने वाले लोगों ने इस संकट को, उसकी गहरी, उसकी प्रकृति को समझा नहीं और बहुत बड़े बदलाव करने की तैयारी नहीं की। भाषा की योजना, जिसे लैंग्वेज प्लानिंग कहते हैं, वो एक बहुत जटिल काम है। एक भाषा की आयोजना हमारी संविधान निर्माताओं ने उन प्रावधानों के माध्यम से की थी। उसके बाद अलग अलग राज्यों ने किया है, वो उन्होंने भाषा आयोजना की, लैंग्वेज प्लानिंग की। आज हमें इस देश में एक बहुत सुविचारित, बहुत गहरे, व्यापक मंथन के बाद बनाई गई भाषा नीति की जरूरत है, क्योंकि भी भारत को यह एहसास नहीं हुआ है कि उसकी सारी भाषाएं बहुत गहरे संकट में है, संकटग्रस्त हैं। तो इस संकट को ठीक से समझकर सभी स्तरों पर, सभी आयामों में फिर नीतियां बनाने की जरूरत, फिर कार्यक्रम बनाने की जरूरत है, जो हमारे आपके निजी सामर्थ्य में नहीं है। उसके लिए राज्य की समूची शक्ति और राज्य के सारे अंग उसमें जब लगेंगे, शामिल होंगे, तब ये होगा। यानी कार्यपालिका, न्यायपालिका, विधायिका और उसके बाद जिसे हम नागर समाज कहते हैं, जिसमें मीडिया भी शामिल है, ये सब, हम सब। शिक्षा व्यवस्था उसका केंद्रीय तत्व है, केंद्रीय प्रस्थान स्थल है। और भाषा, हम जानते हैं कि भाषा केवल संवाद का माध्यम नहीं है। भाषा हमारी चेतना की निर्मात्री शक्ति है। वो हमारी संपूर्ण चेतना, जिसे हम कॉन्शियसनेस कहते हैं, उसकी गर्भनाल है। वो हमारी माँ है, हमको गढ़ती है, हमारी चेतना को गढ़ती है। हमें, हमारी और हमारे बच्चों की भाषा बहुत तेजी से बदल चुकी है, बदल रही है, और उस भाषा के साथ बदल रही है हमारी और उनकी चेतना। और चेतना में सब कुछ आ जाता है। तो भारत चेतना भी, जिसको हम कहेंगे भारत बोध, भारतीय होने की चेतना, हमारा आत्मबोध, एक भारतीय होने के नाते और एक व्यक्ति होने के नाते, ये सब हमारी भाषा से बहुत अंतरंग रूप से जुड़े हुए हैं। इसलिए अगर भारत और भारतीयता को बचाना है, तो मैं वर्षों से कह रहा हूं कि भारत की भाषाओं को बचाना होगा और बढ़ाना होगा। बिना इसके हमारी ये महान भारतीय संस्कृति, मुझे डर है कि शायद बनी तो रहेगी, लेकिन जीवंत होकर नहीं, मजबूत होकर नहीं, बढ़ती हुई नहीं, सिकुड़ती हुई। और ये मैं और बता दूं कि भाषा के संकट का ये एहसास केवल भारत में हिंदी को ही नहीं है। दुनिया की अधिकांश भाषाएं अंग्रेजी के बढ़ते वैश्विक प्रभाव से को समझ रही हैं, अवगत हैं, उन पर बहुत गहरा विमर्श हो रहा है। उनमें अंग्रेजी में ही कम से कम 200 पुस्तकों की सूची
दी जा सकती है, जहां पर अंग्रेजी के वैश्विक प्रभावों पर दूसरी भाषाओं पर का गहरा अध्ययन किया गया है, उस पर विमर्श चल रहा है और देश और भाषाएं अपनी अपनी भाषाओं को बचाने के तरीके खोज रहे हैं। हम लोग अगर सतर्क हों तो हम इन वैश्विक प्रयासों से जुड़ सकते हैं। भाषाओं को और खास तौर पे आदिवासी छोटी भाषाओं को बचाने में तकनीक का खूब रोचक और मौलिक इस्तेमाल, नवाचारी इस्तेमाल दुनिया में बहुत जगह किया जा रहा है। अमेरिका में, ऑस्ट्रेलिया में, जहाँ पर औपनिवेशीकरण के तहत स्थानीय भाषाओं को नष्ट किया गया। और हमें जो भाषा का साम्राज्यीकरण, औपनिवेशीकरण होता है, जो भाषिक साम्राज्यवाद होता है, अपने ऊपर, अपने मानस पर उसके और अपने समाज में उसके प्रभाव को भी ठीक से समझना पड़ेगा। भाषिक साम्राज्यवाद एक बहुत शक्तिशाली औजार है जिसके हम शिकार हैं, जिसके हम कैदी हैं। और भाषिक साम्राज्यवाद के साथ आता है बौद्धिक साम्राज्यवाद, सांस्कृतिक साम्राज्यवाद, आर्थिक तकनीकी साम्राज्यवाद और शैक्षिक साम्राज्यवाद, और अब तो मनोरंजन साम्राज्यवाद भी। क्योंकि हमारा जो मनोरंजन जगत, जो हमारे नई पीढ़ी को, हमारे बच्चों को सबसे ज्यादा गहराई से प्रभावित करता है, वो भी आज एक बृहत्तर अमेरिकी साम्राज्यवाद, अमेरिकी सांस्कृतिक साम्राज्यवाद का बहुत बड़ा अंग है और औजार है। तो ये कुछ बिंदु हैं जिन पर हमें विचार करने की जरूरत है। मैं समझता हूँ समय काफी हो गया, तो मैं अपनी बात अभी खत्म करता हूँ। मेरी बिटिया खूब कस कस से हिला रही कि हाँ कुछ ज्यादा ही हो गया, तो मैं अब चुप हो जाता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद मुझे झेलने के लिए।